फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद पीके चंद्रा। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं अगला एक्ट देखते हैं। पिछले बार हम लोग देख चुके हैं 1861 का एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी में संशोधन के लिए कुछ मांग किया गया और क्या क्या संशोधन किया गया, ये सारा कुछ हम लोग इस एक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एक्ट लाया क्यों गया। तो इस एक्ट का लाने का सबसे बड़ा कारण था, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हम लोग को पता है कि हो चुका था। बम्बई में इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था और हम लोग जानते हैं कि WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष भी थे, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था, जिसमें कि कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो खैर, हम लोग जब कांग्रेस के बारे में डिटेल्स में से जानेंगे तो पूरे उसके अधिवेशन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ कांग्रेस का जन्म हो गया था और कांग्रेस का नीति शुरू में काफ़ी सॉफ्ट रहा था, काफ़ी उदारवादी नेता थे इसमें, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे लोग, फिरोज शाह मेहता, उदारवादी विचारधारा के थे। उदारवादी मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ब्रिटिश शासन जो था उससे ज़्यादा सख्त तरीके से मांग कोई नहीं रखते थे, बल्कि बड़ा सॉफ्ट नीति के तहत मांग रखते थे। कहा जाना चाहिए कि वो एक तरह से प्रार्थना नीति कहा जाना चाहिए, प्रार्थना करते थे। बहुत आलोचकों ने तो इसको भिक्षाटन नीति की भी संज्ञा दिया है। खैर, हम लोग देखेंगे जब उदारवादी, और देखेंगे हम लोग चल करके कि फिर एक गरम दल के नेता आएंगे बाल गंगाधर तिलक, वो अलग करते हैं इससे। तो खैर, ये तो बाद का बात है। हम लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का ये जन्म हो चुका था, लेकिन कांग्रेस पर एक आरोप लग रहा था। भारतीयों का ये आरोप था कि आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कुछ विशिष्ट मांग नहीं रखते हैं, सॉफ्ट नीति रखते हैं। तो कांग्रेस अब इस आरोपों से धीरे धीरे मुक्त होना चाहता था और कांग्रेस जो है यहाँ पे मांग करना शुरू किया। तो सबसे पहला मांग तो यही किया कि 1861 का जो एक्ट है उसमें बहुत सारा खामी है। तो कहा गया कि खामी क्या है। वायसराय पूछा कि खामी क्या है, ब्रिटिश सरकार पूछा कि खामी क्या है। तो ब्रिटिश सरकार से ये कहा गया कि देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आप जो है सो मेंबरशिप दिए, जो केंद्रीय विधायिका है उसमें तो ठीक है आप मेंबरशिप दिए, और मेंबरशिप भी दिए तो एडिशनल में दिए। एडिशनल को भी 2 पार्ट में आप बांट दिए थे, एक ऑफिशियल एक नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल में ही दिए, और जो भी दिए 3 सदस्य जिनका चयन किया गया, जो हम लोग देख चुके हैं पिछले एक्ट में। तो 3 सदस्य जो भी थे, जैसे कि हम लोग को पता है कि बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और साथ ही साथ हम लोग जान रहे हैं कि सर दिनकर राव थे। तो जिनको भी दिया गया है कहीं ना कहीं वो इलेक्टेड व्यक्ति तो है नहीं, उनके उच्च गरिमा को देख करके, उच्च पद को देख करके आप सीधे उनको यहाँ ला करके बैठा दिए। तो सबसे पहला तो संशोधन बदलाव आप ये करिए कि सबसे पहले यहाँ जो चुना जाना चाहिए वो इलेक्टेड व्यक्ति होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। आप सीधे यानी वायसराय उनकी नियुक्ति क्यों करें। तो सबसे पहला मांग तो यही रखा गया कि वायसराय द्वारा जो है सो उनकी नियुक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि वो व्यक्ति इलेक्टेड होना चाहिए, जनता द्वारा चुन करके आना चाहिए। दूसरा मांग क्या किया गया कि आप जो सदस्य की संख्या रखे हैं वो भी काफ़ी कम है, उसमें भी उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम भारतीयों को इस तरह से मौका मिल पाएगा। इसलिए अब इसका विस्तार कीजिए और कहीं ना कहीं इसमें आपको परिवर्तन करना होगा। तो इसको लाने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, कांग्रेस का मांग रहा। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि इसमें परिवर्तन कीजिए, और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किया गया। तो सबसे पहले लाए जाने का कारण देखते हैं। कारण में सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि कांग्रेस द्वारा जो मांग रखा गया ब्रिटिश सरकार से, उसी के चलते एक्ट ये लाया गया था, विशेष करके संशोधन के लिए लाया गया था। ये 1861 का एक्ट जो था उसमें कुछ संशोधन किया गया। तो देख लेते हैं कारण में पहले हम लोग। तो हम लोग कारण में देखेंगे सबसे पहले क्या क्या कारण था। तो कारण में आपको सबसे पहले यही होगा कि कांग्रेस द्वारा
इसको शॉर्ट में लिखते हैं INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। INC द्वारा 1861 के एक्ट में संशोधन किए जाने की मांग। तो प्रश्न उठता है कि क्या क्या मांग ये संशोधन में चाहते थे। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ये संशोधन चाहते थे। ये हम लोग इसको देखेंगे कि संशोधन में इन लोग चाहते क्या क्या थे। तो पहला संशोधन तो इन लोग का यही मांग था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय विधायिका में जो एडिशनल सदस्य हैं, केंद्रीय विधायिका याद रखिएगा, ये बात हो रहा है जो वायसराय और उसके परिषद, यानी कि वायसराय का कार्यकारिणी परिषद जो आप पीछे एक्ट में पढ़े हैं, वही है ये केंद्रीय विधायिका। क्योंकि वायसराय और उसके परिषद को मिला करके केंद्रीय विधायिका ही कहा जाता था। तो याद रखिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो केंद्रीय विधायिका में क्या कहा गया कि केंद्रीय विधायिका में, ठीक है, जो एडिशनल सदस्य होते हैं, जो एडिशनल सदस्य हैं, ठीक है, एडिशनल सदस्य में आपको ये करना चाहिए कि उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए। सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। पहला मांग तो ये हो गया। अब सेकेंड क्या था, दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा मांग क्या रखा गया था। फिर दूसरा मांग ये कर दिया गया कि सेकेंड मांग ये था कि जो एडिशनल सदस्य होने चाहिए, तो सदस्यों की नियुक्ति वायसराय द्वारा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इलेक्टेड होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए। सेकेंड मांग तो यही कर दिया गया। तीसरा ये कहा गया कि केंद्रीय, ये जो एडिशनल सदस्य होंगे, एडिशनल सदस्य जो हैं, उनको केंद्रीय विधायिका में बजट पर बहस करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या कहा गया। और एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण मांग था, कहा गया कि ICS की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित होना चाहिए, आयोजित किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मांग था ये। और हम लोग देख लेते हैं और क्या कहा गया कि सैनिक का जो शासन है, सैनिक शासन में कटौती होना चाहिए। तो कांग्रेस का
ऐसे तो बहुत सारा मांग था, लेकिन जो प्रमुख मांग था वो ये था। आप देख लीजिए और इसको नोट डाउन करते चलिए। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, इसका कारण क्या था। कारण में आपको लिखना है कि आईएनसी द्वारा 1861 का जो एक्ट था उसमें संशोधन किए जाने की मांग की गई थी, और मांग में क्या क्या संशोधन होना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था ये मांग था। इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग इसको लिखेंगे प्रावधान, क्या क्या संशोधन किया गया, प्रावधान क्या क्या किया गया, इसको हम लोग देखेंगे। फिर अगर अभी आप इसको नहीं लिख पा रहे होंगे तो इसको फिर से देख करके फिर से इसको लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रावधान क्या क्या किया गया। प्रावधान देख लेंगे हम लोग। तो कांग्रेस द्वारा मांग क्या किया गया था कि जो केंद्रीय विधायिका है, यानी कि केंद्रीय कहा जाए तो जो वायसराय का केंद्रीय परिषद है, कार्यकारिणी परिषद है, उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एडिशनल सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, हम लोग देख सकते हैं। तो जो मांग था कि एडिशनल सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे एडिशनल सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। तो कैसे किया गया, पहले क्या था, पहले हम लोग को पता है, देख लेते हैं कि 1861 में क्या था। हम लोग देख सकते हैं कि 1861 में क्या प्रावधान था। तो 1861 में हम लोग देख सकते हैं कि 1861 में आपको याद होगा कि क्या था 1861 में। तो 1861 में हम लोग को पता है कि एडिशनल सदस्य जो थे अधिक से अधिक 6 से लेकर के 12 तक हो सकते थे, हम लोग को पता है। लेकिन यहाँ कहा गया कि अब जो है 1892 के तहत इसको कर दिया गया कि एडिशनल सदस्यों की संख्या जो है वो हो सकता है 10 से 16 तक हो सकता है, 10 से 16 तक हो सकता है। और ये भी चीज़ देखना है कि इसमें ऑफिशियल कितने होंगे और नॉन ऑफिशियल कितने होंगे। तो याद रखिएगा, इसमें ऑफिशियल जो है सो ऑफिशियल सदस्यों की संख्या जो है, यहाँ देख लेते हैं नॉन ऑफिशियल भी। तो ऑफिशियल सदस्यों की संख्या 6 और नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या 10 तक कर दिया गया, याद रखिए। अब इसमें कहा गया कि जो नॉन ऑफिशियल 10 होंगे, इसमें 5 का नियुक्ति जो है सो 5 की नियुक्ति वायसराय द्वारा होगा, और जबकि 5 इलेक्टेड होंगे, यहाँ जो है 5 इलेक्टेड होंगे, 5 इलेक्टेड होंगे। ये 5 कहाँ से होंगे इलेक्टेड, ये भी बताया गया कि ये अभी 5 कहाँ से इलेक्टेड होंगे। तो 5 जो कहा गया कि जो इलेक्टेड होंगे वो यूनिवर्सिटी से होंगे, यूनिवर्सिटी से होंगे। और कहाँ से होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से होंगे। और कहाँ से होंगे, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स से होंगे, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से होंगे,
चेंबर ऑफ कॉमर्स से होंगे। और कहाँ से होंगे, तो और कहा गया कि जमींदार होंगे। और कहा गया कि एक और कहाँ से होंगे, तो और कहा गया कि एक जो है सो म्युनिसिपल पार्टी से होंगे, म्युनिसिपल पार्टी से होंगे, म्युनिसिपल पार्टीज के लोग होंगे। तो ये कहा गया, यही 5 थे जिनको 5 में, यानी आप देख सकते हैं नॉन ऑफिशियल में टोटल सदस्यों की संख्या 10 था। 10 में कहा गया कि वायसराय ही 5 का नियुक्ति करेगा और 5 जो है सो इलेक्टेड होंगे, यानी कि निर्वाचित होकर आएंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ और याद रखिएगा, पूछता है आपसे बार बार एग्जाम में, पूछा गया क्वेश्चन है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा तो आपको ज़्यादा इस एक्ट में यही मिलेगा कि भारत में निर्वाचन, प्रांत में निर्वाचन की पद्धति कब शुरू की गई। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर पूछता है कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 1892 का एक्ट जो है सो उसी में बताना है आपको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन करिए आप। और देख लेते हैं और क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो एडिशनल सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। और क्या किया गया, और देख लेते हैं। देखिए, और जो साथ ही साथ जो किया गया, एडिशनल सदस्यों की संख्या को, एडिशनल सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। तो हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ये महत्वपूर्ण था, इनका अधिकार था ये, ठीक है। और देख लेते हैं क्या था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा बजट पे, और दूसरी चीज़ कि जो एग्जीक्यूटिव, यानी कि हम लोग देख सकते हैं वायसराय का जो कार्यकारिणी में जो मंत्री जो बनाए गए थे 1861 के एक्ट के तहत, हम लोग को पता है कि विभाग अलग अलग कर दिए गए थे। तो जिस मंत्री से ये चाहें, अब वो उस मंत्री से उस विभाग से संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन उनको 6 दिन पहले उनको ये सूचना मिल जाना चाहिए था, मिल जाना चाहिए कि हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय से अगर कोई प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले उनको ये सूचना दे देंगे कि हमसे हमको आपसे प्रश्न करना है। तो ये देख लेते हैं, एडिशनल सदस्यों को एग्जीक्यूटिव के सदस्यों से, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे सीधे कर देते हैं, वायसराय के परिषद, वायसराय परिषद के सदस्यों से उनके मंत्रिमंडल, उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लेकिन याद रखिएगा, परंतु 6 दिन पहले, याद रखिएगा 6 दिन पहले उस मंत्री को, उस सदस्य को लेकिन 6 दिन पहले विभाग के उस व्यक्ति को सूचना
देना पड़ता था, जिससे इनको प्रश्न पूछना होता था उस व्यक्ति को 6 दिन पहले सूचना देना होता था। लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट क्या रहा कि अगर ये व्यक्ति चाहे तो इस एडिशनल व्यक्ति के बातों का आंसर दे और ना चाहे तो ना दे, इसके मूड पर निर्भर था। और नहीं देता तो कोई प्रावधान नहीं था कि कुछ उसके लिए कोई भी दंड का कोई प्रावधान नहीं था, या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था कि हाँ देना ही है आपको, मन हो तो दे, नहीं तो नहीं भी दे सकता है। तो ये एक डिमेरिट था इसका। लेकिन हाँ इतना जरूर हुआ कि प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आंसर वो दे भी रहा है, आप मान लीजिए पूछ दिए कि गृह मंत्रालय में ऐसा क्यों है कि भारतीयों का प्रवेश बहुत कम हो रहा, नहीं हो रहा है, तो वो जो उसके समझ में आ रहा है आंसर देगा, लेकिन आप उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट था। और देख लेते हैं और क्या किया गया। तो और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एडिशनल सदस्य अब वायसराय से लेकिन बजट वाला हम लोग लिख चुके हैं, तो ये हो चुका है, बजट पे बहस कर सकते हैं, ये हो चुका है। तो ये प्रमुख प्रावधान किया गया था, इसमें हम लोग देख सकते हैं ये प्रमुख प्रावधान था, क्योंकि बजट वाला हम लोग लिख चुके हैं कि बजट पे बहस करने का भी अधिकार मिला था, ये हम लोग लिख चुके हैं। हाँ, ऊपर में लिखा हुआ है बजट पे बहस करने का अधिकार मिला उनको। तो ये प्रमुख प्रावधान थे, आपको इसको याद करना है। और साथ ही साथ अब इसके हम लोग महत्व को देख लेंगे, सकारात्मक क्या रहा और नकारात्मक क्या रहा। महत्व को हम लोग देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे सकारात्मक, सकारात्मक देखेंगे, और एक हम लोग देखेंगे नकारात्मक। तो अब आप बता सकते हैं कि सकारात्मक में क्या होगा। सकारात्मक में तो ये होगा कि एडिशनल सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया, अर्थात भारतीयों की ज़्यादा चुने जाने की संभावना यहाँ पे हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा भारतीयों का चयन एडिशनल सदस्य के रूप में संभव हुआ। और सकारात्मक पक्ष क्या निकलेगा, तो और सकारात्मक पक्ष हम लोग देख सकते हैं कि और क्या किया गया, तो आईएनसी का महत्व बढ़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्व बढ़ा, क्योंकि इसके का महत्व बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि हम लोग जान सकते हैं कि महत्व काफ़ी बढ़ा, क्योंकि इसी के मांग के चलते इस एक्ट को लाया गया था, और बहुत सारे सुधार भी किए गए, जैसे कि हम लोग देखे प्रावधान में। तो इसका महत्व, आईएनसी का महत्व बढ़ा। और देख सकते हैं कि और क्या किया गया, तो और में हम लोग देख सकते हैं कि चुनाव, यानी कह सकते हैं निर्वाचन, कह सकते हैं निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई। निर्वाचन व्यवस्था का शुरुआत हो चुका, हालांकि निर्वाचन शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी निर्वाचन का शुरुआत हुआ, क्योंकि 5 जो व्यक्ति जो एडिशनल में चुने जाने थे, हम लोग देख लिए कि अलग अलग क्षेत्र से आए, वो इलेक्टेड होकर के आए, तो यानी कि यहाँ पे निर्वाचन व्यवस्था का, तो ये रहा इसका सकारात्मक पक्ष। अब हम लोग देखेंगे नकारात्मक पक्ष क्या रहा। और साथ ही साथ हाँ, एक चीज़ और सकारात्मक में देखेंगे हम लोग कि
हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि बजट पे बहस का अधिकार मिला। किन को? एडिशनल सदस्यों को, क्योंकि एडिशनल में ही भारतीय भी होते थे, तो यानी कि बजट पे बहस करने का अधिकार मिला। तो ये देख सकते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं नकारात्मक में क्या हुआ। तो नकारात्मक में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला तो ये देख सकते हैं कि बजट पर बहस का अधिकार मिला, परंतु मतदान का अधिकार एडिशनल सदस्यों को नहीं मिला। और क्या हो जाएगा? काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे ये। दूसरा चीज आप ये देख सकते हैं कि विभाग के सदस्यों से काउंटर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और क्या हो जाएगा? अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय अभी तक भी नहीं चुने जाते थे। एक चीज़ और नकारात्मक यहाँ पे यही रहा, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो एक नकारात्मक में और हम लोग देख लेंगे कि भारतीय अभी भी वायसराय की कार्यकारिणी में नहीं चुने जा सकते। थे। तो भारतीय अभी भी वायसराय की कार्यकारिणी में नहीं चुने जा सकते थे। ये देख सकते हैं सकारात्मक पक्ष में क्या रहा, ज़्यादा भारतीयों को चयन का हो पाना संभव हुआ एडिशनल के रूप में। आईएनसी का महत्व बढ़ा क्योंकि उसी के मांग के परिणाम स्वरूप इसको लाया गया था। बजट पर बहस का अधिकार मिला और फिर निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि डिमेरिट में क्या होगा। ठीक है, बजट पे बहस का अधिकार मिला लेकिन मतदान ही नहीं कर सकते थे, तो फ़ायदा क्या हुआ? दूसरा चीज़ देख सकते हैं कि विभाग में जो सदस्य से प्रश्न पूछना था, मान लीजिए कि कोई सेना विभाग का कोई मंत्री है तो उससे कोई प्रश्न पूछा गया, लेकिन वो अगर वो जो जवाब देगा, अच्छा सबसे पहली बात तो ये था कि वो जवाब ना भी दे तो भी ये कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर वो जवाब दे रहा तो जो भी गलत सही दे रहा उसको मानना होगा, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। तो कहा जाए तो न के ही बराबर अधिकार मिला। और तीसरा ये था कि अभी भी वायसराय का जो कार्यकारिणी था, उसका जो परिषद था, अभी भी भारतीयों को वहाँ चुने जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया था, तो इसका डिमेरिट भी था। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये एक्ट जो है सो अच्छा समझ गए होंगे। इसको पढ़ने से पहले आप 1861 वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, और याद रखिएगा केंद्रीय विधायिका किसको कहा जाता है? केंद्रीय विधायिका वही हम लोग जो पढ़ चुके हैं 1861 में, जो वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था उसी को केंद्रीय विधायिका कहा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को मिला करके पढ़िए और शुरू से एक्ट को पढ़िए, तभी समझ में आ पाएगा। बीच में अगर एक एक्ट को देखते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, और शुरू से सारे एक्ट को देखिएगा तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।